नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का बाबू रेगुलर क्लास चल रहा है। आपका नागरिकता का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नागरिकता पर जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उस क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी कर ली। आज बारी है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस 100% पूछा जाता है फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से। तो इसको समझेंगे कि कहां से लिया गया है, इसकी प्रकृति क्या है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार की जो रिटें जारी की जाती हैं वो कौन कौन सी रिटें होती हैं, सब कुछ मतलब कि सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब कि मूल अधिकार, पूरा मूल अधिकार एक ही क्लास में आपको डिलीवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन जरूर से जरूर लेकर के बैठें, ताकि एक एक फैक्ट को आप लिखते चलें। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में है, तो आपको बताना है साहब संविधान के भाग 3 में है। कहां पर है बाबू? संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। जैसे संविधान के भाग 1 में हमने संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ा था। क्या? संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ा था। ऐसे ही जब संविधान का भाग 2 हमने पढ़ा तो यहां पर हमने नागरिकता को पढ़ा था। क्या पढ़ा था बाबू? नागरिकता को पढ़ा था। ऐसे ही संविधान का जो ये भाग 3 है ना, यहां पर संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मूल अधिकार का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपने बताना है कि संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है, तो संविधान का जो अनुच्छेद है, संविधान का जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इस 12 से 35 तक में अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो मूल अधिकार है कहां से ग्रहण किया गया, तो आपने बताना है कि साहब ये अमेरिका के संविधान से या अमेरिका के बिल ऑफ राइट से इसको जो है ग्रहण किया गया। कहां से ग्रहण किया गया? अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हमने आपको संविधान के स्रोत बताया था, उसमें अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, कहां से क्या क्या चीजें लिया गया है, सब कुछ पूरा हमने डिटेल से बताया था। तो अमेरिका से जब हमने बताया था तो अमेरिका से केवल मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट ही नहीं बताया था, मूल अधिकार तो लिया गया है। साथ ही साथ हमने बताया था कि उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। क्या लिया गया बाबू? उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। और राष्ट्रपति महोदय पर जो महाभियोग लगाया जाता है, क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये महाभियोग कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो एक कुछ बातें आपको अमेरिका के संविधान से याद रखनी है कि क्या क्या लिया गया है। तो यहां तो अभी हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो जो मूल अधिकार है वो कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतनी कुछ बातें आपको इस वाले स्लाइड से याद रखनी है। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि जो मूल अधिकार है उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति इन द सेंस इसका नेचर क्या है, क्या इसके जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो बातें कही गई हैं, क्या इसको ले जाकर के हम न्यायालय जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कि भैया इसमें समानता के अधिकारों की बात की गई है और हमारे समानता के अधिकारों का अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो क्या इस मैटर को ले जाकर के हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? न्याय योग्य होगी। अगर नहीं जा सकते हैं तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं होगी, मतलब कि अवाद्य योग्य होगी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मूल अधिकारों का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के सहारे जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के सहारे हम डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब हमारे मूल अधिकारों का क्या हो? वायलेशन हो, मूल अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है। ऐसे ही हम डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम डायरेक्टली कहां पहुंच जाते हैं? हाई कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं कि महोदय हमारे मूल अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि जो अधिकारों की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? न्यायोचित होती है, मतलब कि यह न्याय योग्य है, यह वाद्य योग्य है ना। उल्लंघन होने पर हम जो है न्यायालय की शरण जो है ली जा सकती है, न्यायालय की शरण में हम जा सकते हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। अब यहां पर देखना जरा अधिकारों का विकास। तो अगर मैं कहूं कि अधिकारों के विकास में, तो मूल संविधान जो अपना प्यारा सा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में टोटल कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट थे? तो आपने बताना है कि साहब यहां पर 7 प्रकार के मूल अधिकार थे।
कितने प्रकार के बाबू? तो आपको बताना है 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो आपने बताना है कि साहब इतने समय 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मूल अधिकार। तो 6 प्रकार के आज हैं, तब 7 थे, तो एक मूल अधिकार की कमी हुई है। तो कौन से मूल अधिकार की कमी हुई है? तो वो है संपत्ति का मूल अधिकार। कौन सा बाबू? आपने बताना है कि संपत्ति के मूल अधिकार को अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो आप ये भी जानते हैं कि संविधान में अगर कुछ जोड़ा जाता है या कुछ हटाया जाता है तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो अगर संपत्ति का अधिकार जो किसी समय मूल अधिकार था, अगर उस मूल अधिकार को श्रेणी से हटाया जाएगा संपत्ति के अधिकार को, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? 44वां संविधान संशोधन लाया गया 1979। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया। और इसी अधिनियम के तहत अब जो है संपत्ति के अधिकार जो मूल अधिकार हुआ करता था, इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अब इसको कहां पर डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। अब इसको कौन सा अधिकार दे दिया गया या किस अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया? इसको विधिक अधिकार या फिर हम कह सकते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत डाला गया है? तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत या अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसको जो है शामिल कर लिया गया। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है या फिर मानवाधिकार क्या है? तो आप बताओगे कि साहब एक प्रकार का लीगल राइट है, एक प्रकार का जो है कानूनी या विधिक अधिकार है। क्लियर? कहां पर है? अनुच्छेद 301 में इसका उल्लेख किया गया है। इतनी बातें क्लियर? आना जरा नीचे कि अगर मैं कहूं कि ये क्या इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट मतलब कि इसका परिवर्तन हो सकता है मूल अधिकारों का? बिल्कुल, मतलब कि ये न्याय योग्य है। और न्याय योग्य होने के नाते आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के सहारे सीधे हम कहां पहुंच जाते हैं? अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो व्यक्ति डायरेक्टली अनुच्छेद 32 के सहारे कहां चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अनुच्छेद 226 के सहारे कहां चला जाता है? डायरेक्टली वो हाई कोर्ट चला जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई ये इन्फोर्समेंट है। क्या है? प्रवर्तन है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ठीक है ना? तो यहां पर देखना जरा थोड़ा सा, तो अनुच्छेद 32 के सहारे कहां जा रहा है? ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अनुच्छेद 226 के सहारे ये व्यक्ति कहां जा रहा है? हाई कोर्ट जा रहा है। कहां पर जा रहा है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके इनके मूल अधिकारों का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। तो पहली वाली स्लाइड से इतना कुछ सारा आपने जो है सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं कहूं कि वर्तमान में देखिए जरा, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो आपने बताना है कि साहब इसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो आपने बताना है कि 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। एक प्रकार का मूल अधिकार हटा दिया गया है। कौन सा? संपत्ति का मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अब उसको विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 300A या 300 का के अंतर्गत अब उसको लीगल राइट या फिर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब अगर मैं कहूं कि वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो आपने बताना है कि साहब 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं बाबू? 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला वाला जो मूल अधिकार है उसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। ये आपको याद रखना है। एक कौन सा है? समानता का अधिकार। इसका उल्लेख कहां से कहां तक होगा? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकारों की हम लोग बातचीत करेंगे। क्या? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक हम लोग समानता के अधिकारों की बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो दूसरा मूल अधिकार मिलेगा वो स्वतंत्रता का मूल अधिकार मिलेगा। क्या? स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और इसका जो उल्लेख होता है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक होता है। क्या? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख होता है। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो उल्लेख होगा अनुच्छेद 23 और 24 में होगा। क्या? अनुच्छेद 23 और 24 में किसका उल्लेख? शोषण के विरुद्ध के अधिकार का। ठीक है ना? फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये आपका तीसरा नंबर का अधिकार है। उसके बाद चौथे नंबर का जो अधिकार आता है मूल अधिकार, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख आपको कहां दिखाई पड़ेगा? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक दिखाई पड़ेगा। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और अधिकार आता है, 5वां प्रकार का फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार भी कह सकते हैं। और ये स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है?
है, अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के लिए है। ये पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल आपको इतना जानना है कि कौन से 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और जो छठवां वाला आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका जो जिक्र मिलता है ये अनुच्छेद 32 में मिलता है, ठीक है ना। कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 32 में मिलता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? बी.आर. अंबेडकर साहब ने कहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। संविधान की आत्मा, क्लियर। तो ये 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट को आप अनुच्छेदों सहित अपने कॉपी में मेंशन करेंगे। चलिए आगे। अब यहां पर देखना जरा, नेक्स्ट क्या है। अब एक एक चीज हम लोग समानता के अधिकारों के तहत बातचीत करेंगे। क्या? समानता के अधिकार। हम जानते हैं कि जो समानता का अधिकार है ये आपको कहां से कहां तक मिला, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किसका जिक्र हुआ है? समानता के अधिकारों का जिक्र हुआ है। एक चीज समझना जरा, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता की बात की गई है। क्या? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव से निषेध की बात की गई है। समझिएगा जरा, क्या इधर पूरी तरह डिटेलिंग है? बिल्कुल। यहां पर आपको जो है पूरी तरह नहीं, यहां पर देखिए थोड़ा सा हम लोग बातचीत यहां पर कर लेते हैं, एक एक चीज पूरा थोड़ा डिटेल करके। यहां पर आपको अनुच्छेद 14 दिया गया है ना, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद जो 14 है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक विधि का शासन, एक विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण। अभी समझना जरा, ये जो विधि के समक्ष समता है ये क्या कहता है? ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है। मतलब कि कोई एक कानून होगा ये पूरे देश पर समान रूप से लागू होगा। इस समान रूप से पूरे देश पर क्या होगा? ये कानून लागू होगा। किसी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, सभी को कानून की नजर में समान रूप से देखा जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? विधि के समक्ष समता कहते हैं। विधि के समान संरक्षण क्या है? चूंकि भारत में जो है एक प्रकार की विविधता है, भारत में अमीर भी है गरीब भी है, भारत में एससी एसटी भी है, ओबीसी और जनरल भी है, भारत में अगड़े राज्य भी हैं, पिछड़े राज्य भी हैं, भारत में मैदानी राज्य भी है और पहाड़ी राज्य भी है, भारत में छोटे उद्योग भी हैं, बड़े उद्योग भी हैं, भारत में महिला भी है, पुरुष भी है। एक बात बताइए, एक कानून से क्या इनको देखा जाना उचित है? क्या हम उसी कानून से देखें जिस कानून से बड़े उद्योगों को देख रहे हैं, उसी कानून से छोटे उद्योगों को देखें? या फिर छोटे उद्योगों को हम कहें कि नहीं थोड़ा संरक्षण की जरूरत है, हम कहें एससी एसटी को थोड़ा संरक्षण की जरूरत है, हम कहें कि ओबीसी को थोड़ा संरक्षण की जरूरत है, हम कहें कि महिला को थोड़ा सा अलग प्रकार के संरक्षण की जरूरत है, हम कहें कि जो है जो पहाड़ी राज्य हैं इनके लिए स्पेशल प्रावधान की जरूरत है। तो जब हम तार्किक आधार पर भेदभाव की बात करते हैं, कुछ संरक्षण की बात करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं। क्या? विधि के समान संरक्षण कहते हैं। तो ये जो अनुच्छेद 14 है ना, अनुच्छेद 14 में 2 बातें का उल्लेख किया गया है, एक विधि के समक्ष समता और दूसरा विधि के समान संरक्षण। 2 बातें आप पाओगे, क्लियर। तो इस समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में आपको क्या याद रखना है? विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष समानता। बस आप अगर यही केवल याद रखोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया है जो विधि के समान संरक्षण की बात करता है, ठीक है। तो 2 बातें, एक विधि के समक्ष समता और दूसरा विधि के समान संरक्षण, 2 बातें। आते हैं अनुच्छेद 15 को लेकर के। अनुच्छेद 15 में जरा देखना, यहां पर भेदभाव से निषेध की बात की गई है। क्या? भेदभाव से निषेध की बात की गई है। मतलब कि किसी भारतीय नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि केवल भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, उसमें आपको अनुच्छेद 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, 19 मिलेगा, 29 मिलेगा और 30 मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध किए जाते हैं, विदेशियों को नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब कि ये विदेशियों को नहीं उपलब्ध है, केवल नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। तो यहां आप बता सकते हैं कि भाई ये जो अनुच्छेद 15 है ये किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव को रोकता है ना। अब यहां पर समस्या क्या है कि कई प्रकार के अनुच्छेद 15 में पार्ट दिए गए हैं, कई प्रकार के पार्ट।
और वो पार्ट क्या है इसको जो थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे अनुच्छेद 15 में आपको कई पार्ट दिखाई पड़ेंगे। एक है अनुच्छेद 15(1), एक है अनुच्छेद 15(2), एक है अनुच्छेद 15(3), एक है अनुच्छेद 15(4), एक है अनुच्छेद 15(5), एक है अनुच्छेद 15(6). क्या ये आपको याद रखना है? तो एक बार आप सुन लेंगे ना तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सुनना जरा क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15(1) में उल्लेखित किया गया है। कहां पर? अनुच्छेद 15(1) में। अनुच्छेद 15(2) में क्या कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्थान है, जो क्या है? सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थान मतलब कि जो कुआं वगैरह है, जो दुकान है, जो अस्पताल है, जो आपका स्टेशन है, जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, इन स्थानों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे आप कुंभ में नहाने जाते हैं ना, तो कुंभ में कोई भी जाति समुदाय का व्यक्ति जाए, किसी भी लिंग का समुदाय का व्यक्ति जाए, तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 15(2) बोलता है। अनुच्छेद 15(3) बोलता है कि राज्य क्या करे? राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, महिला और जो बच्चे हैं, इन महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रकार का कानून बना सकती है। इनके विकास के लिए, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए स्पेशल प्रकार का क्या कानून का निर्माण कर सकती है। इतनी बातें क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब यहां पर अनुच्छेद जो 15(4) है, इस अनुच्छेद 15(4) को जो है, अनुच्छेद 15(4) में इसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात की गई है। निम्न शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात की गई है। किसके लिए? एससी, एसटी और ओबीसी। और किसके लिए? ओबीसी। इनके जो है उत्थान की बात की गई है। बस इतना ही आप जानें। फिर उसके बाद जो अनुच्छेद 15(5) है, ये अनुच्छेद 15(5) आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, अनुच्छेद 15(4) ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। और जो 15(5) है, इसको 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत इसको जोड़ा गया। 2006 से ये क्या हुआ? लागू हुआ। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद यहां पर क्या कहा गया है? उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च जो शिक्षण संस्थान है, इस उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी इनके प्रवेश के लिए आरक्षण की बात की गई है। क्या? ओबीसी, एससी, एसटी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संरक्षण की बात, आरक्षण की बात की गई है। ठीक है ना? रिजर्वेशन की बात की गई है। और जो अनुच्छेद 15(6) है, इस अनुच्छेद 15(6) को कब जोड़ा गया? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया। और इसमें प्रावधान क्या किया गया है? ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया है। 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। मतलब कि शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान किया गया है। देखिए, अब इतना पूरा डिटेल से मैं क्या करूं कि अगर मैं कंटेंट के साथ थोड़ा भी कंप्रोमाइज करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं अपने साथ कुछ अन्याय कर रहा हूं, आपके साथ अन्याय कर रहा हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि बता दूं। बाकी आपकी मर्जी है कि चाहे आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन हो सकता है गहराई से पूछ ले तो यहां से पूछ सकता है, अदरवाइज आपका यही जो है पर्याप्त है। आपका क्या है? यही पर्याप्त है। ठीक है ना? अब आपको अनुच्छेद 15 हमने पूरा देखिए डिटेल से बता दिया। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 बस आपको यही समझना है कि अनुच्छेद 16 ए लोक जो नियोजन है या फिर सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें अवसर की समानता पर बल देता है। मतलब कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसमें किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश या वंशकरण के या निवास के स्थान पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 इसकी बात करता है। मतलब कि सरकारी नौकरियों में जो है अवसर की समानता। और यहां पर जो है आरक्षण की भी बात की गई है। और जो वो आरक्षण की जो बात की गई है वह आरक्षण अनुच्छेद 16(4) में आपको दिखाई पड़ेगा। एक किसके लिए दिखाई पड़ेगा? ए ओबीसी के लिए दिखाई पड़ेगा। और 16(6) ए ईडब्ल्यूएस के लिए दिखाई पड़ेगा। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रोजगार में आरक्षण। क्लियर? तो एक कुछ अनुच्छेद आपको 16(4) याद रखना है, 16(6) याद रखना है। अब कहोगे कि साहब 16(1) में क्या है? तो जो 16(1) में है
वो लोक नियोजन में अवसर की समानता बस यही बात करता है। 16(2) में क्या है? 16(2) में सीधा सा कहा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश, वंशक्रम या निवास के स्थान पर आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर इतनी बातें? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलें आगे। अब अनुच्छेद 17 जरा देखना। अनुच्छेद 17 क्या है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, छुआछूत के उन्मूलन। जैसे नहीं कि अगर किसी के साथ आप किसी सो कॉल्ड कोई छोटी जाति है, अगर किसी ब्राह्मण या पंडित या ठाकुर या किसी भी उच्च क्लास के साथ अगर खाना खा रही है या बैठ करके खाना खा रही है या गिलास में उसके पानी पी ले, तो कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिलता है। तो इस भेदभाव से बचने के लिए हमारा जो संविधान है एक अनुच्छेद प्रावधान करता है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा, मतलब कि जो आपका भेदभाव है उसको समाप्त किया जाएगा, जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, उसका उन्मूलन किया जाएगा, उसको समाप्त किया जाएगा। एक कहां पर बातें कही गई हैं? तो आपको अनुच्छेद 17 में मिलेंगी। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में ध्यान से सुनिएगा कि उपाधियों के अंत की बात हुई है। आपको क्या लिखना है? उपाधियों की, मतलब कि महामहिम, जो तमाम नई उपाधियां दी जाती हैं, है ना, राज राजेश्वर, महाराजाधिराज, महाविक्रमादित्य, ये सब जो है उपाधियां नहीं दी जाएंगी, किसी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों से बचने के लिए प्रावधान किया गया है, उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। मतलब राज्य के द्वारा किसी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएंगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 18 में ये बातें कही गई हैं। अच्छा, दो क्षेत्रों को छोड़ करके, एक जो है मिलिट्री को क्षेत्र को, एक मतलब कि सेना में, और दूसरा जो है शैक्षणिक संस्थानों में, दूसरा शिक्षा में या शैक्षणिक क्षेत्र में, दो जगह जो है उपाधियां दी जाती हैं। इन दो जगहों को उपाधियां दी जाती हैं, लेकिन और किसी जगह उपाधियां नहीं दी। जैसे सेना में आपको मेजर मिलेगा, कर्नल मिलेगा, ये सब उपाधियां दी जाती हैं, ठीक है ना, ताकि हमारी सेना का मनोबल बना रहे। तो सेना में उपाधियां दी जाती हैं और शैक्षणिक संस्थानों में भी उपाधियां दी जाती हैं, शिक्षा में भी उपाधियां दी जाती हैं। जैसे डॉक्टर की उपाधि, है ना। तो एक कुछ जो है आपको उपाधियां केवल दो क्षेत्रों में उपाधियां मिल सकती हैं, एक सेना में और दूसरा शिक्षा में। बाकी और किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जा सकती। तो ये हमने पूरा आपको डिटेल से बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं तो केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, हमारे अधिकारों के, बोलने के अधिकारों की बात करता है। इसलिए शायद हम सरकार के खिलाफ या लोकतंत्र में कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा पाते हैं। क्यों उठा पाते हैं? कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट, और ये हमारे संविधान में क्या है? उल्लेखित किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हम जानते हैं कि इसको अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक इसका पूरी तरह जिक्र किया गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है ना, इस अनुच्छेद 19 में आपको जो है 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं? तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(b), अनुच्छेद 19(c), अनुच्छेद 19(d), अनुच्छेद 19(e), फिर अनुच्छेद 19(f), ठीक है ना। क्या? अनुच्छेद 19(f) नहीं, इसको जी कर लीजिए। तो ये टोटल जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दिखाई पड़ेंगी? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दिखाई पड़ेंगी। अब पहली स्वतंत्रता क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या होती है? जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ गाते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम कुछ जो है गा करके कुछ बताते हैं, तो ये क्या है? ये है वाक। वाक मतलब क्या होता है? बोलना। जैसे नेता जब भाषण देते हैं उसको वाक कहते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की। जब आप किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। अभिव्यक्ति क्या होता है? जब हम मुस्कुरा करके किसी को कोई संकेत देते हैं, जब हम आंख मार करके किसी को कोई संकेत देते हैं, जब जो है हम झंडा फहरा करके किसी को कोई संकेत देते हैं, जब हम कार्टून के माध्यम से किसी को कोई संकेत देते हैं, जब हम एडिटोरियल लिख करके किसी को संकेत देते हैं, जब हम कार्टून के माध्यम से कोई चीज प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या है? अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां बताया गया है? तो आर्टिकल 19 में ये बातें कही गई हैं। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये लोक व्यवस्था, सदाचार और न्यायालय की अवमानना और राष्ट्र की एकता और अखंडता
और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रख करके ही ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है जनता के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ बोल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सदाचार के खिलाफ कुछ बोल दें, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि आप न्यायालय के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल दें, ऐसा नहीं। आपको इनके अंदर में रह करके आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्लियर। अब यहां पर देखिए, क्या ये पहला समझ में आया कि आपको अनुच्छेद 19 के तहत क्या दिया जाता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। फिर शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगर मैं कहूं कि सभा करने की स्वतंत्रता या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, तो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता कहां पर है? अनुच्छेद 19 बी में है। अनुच्छेद 19 बी में है। सम्मेलन मतलब कि जब आप कोई मीटिंग वगैरह करते हैं ना, तो मीटिंग करने का आपका राइट जो है वो क्या है? पेड़ के नीचे जो ग्राम सभा की मीटिंग वगैरह होती है वो भी जो है आपको अधिकार है करने का, वो आपका आर्टिकल 19 बी आपको उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 बी। फिर उसके बाद यूनियन, सहकारी समितियां या संघ। जैसे मैं कहूं कि आप एक पार्टी बना रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर सर की पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उन्होंने एक नई पार्टी बनाया। ऐसे जब आप मान लीजिए कि किसान शक्ति संगठन बना रहे हो, ठीक है ना, सॉरी, क्या इतना समझ में आया? मेरा यह कहना है कि जो यूनियन या फिर संघ या फिर सहकारी समितियां बनाने का जो उल्लेख है, आप 10 लोगों का एक समूह बना करके एक संगठन बना रहे हो, एक एनजीओ बना रहे हो, एक पार्टी बना रहे हो, या कुछ आप संगठन बना रहे हो, समूह बना रहे हो, तो ये संगठन, समूह इत्यादि, जैसे श्रमिक संगठन हो गया, जैसे जो है मजदूरों का संगठन हो गया, जैसे जो है किसानों का संगठन हो गया, जैसे बेरोजगारों का संगठन हो गया, जैसे विद्यार्थियों का संगठन हो गया, इस जो संगठन आप बनाते हो ना, इस संगठन बनाने का अधिकार आपको किसको देता है? कौन देता है? ये आपका आर्टिकल 19(1)(c) देता है। क्या देता है? 19(1)(c) देता है। क्लियर। अब आपको जो है मिलेगा अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19(1)D। अनुच्छेद 19(1)D में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी आप क्या करते हैं? घूम फिर सकते हैं। क्या? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। और अपना जो प्यारा सा राज्य क्षेत्र है, आप समझते हैं कि ये पूरे राज्य क्षेत्र के भीतर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत से बाहर अगर आपको यात्रा करनी है, विदेश यात्रा करनी है, तो अगर विदेश यात्रा करनी है तो आपको अनुच्छेद 19 नहीं बल्कि आपको अनुच्छेद 21 सहारा देता है। क्या सहारा देता है? अनुच्छेद 21। ये आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता या गरिमापूर्ण या फिर सम्मानपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता का एक पार्ट होता है कि हम विदेश की यात्रा करें। और विदेश की यात्रा करने का जो अधिकार होता है वो आपको आर्टिकल 21 प्रदान करता है, अनुच्छेद 19 नहीं। अनुच्छेद 19 देश के भीतर भीतर बात करता है घूमने फिरने की, लेकिन देश के बाहर जब आप घूमते हो ना, तो आपको अनुच्छेद 21 बात करता है कि आप घूम सकते हैं विदेश यात्रा। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आया था 1978 में, और उसी में जो है इस अनुच्छेद 21 को कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 का क्या होगा? पार्ट होगा। क्लियर। तो आप डिफरेंस थोड़ा समझिएगा। फिर यहां पर आपको जो है मिलेगा अनुच्छेद 21, ए डी था, ए ई है। ई में क्या है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं पर जाकर के निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? निवास कर सकते हैं। ये आपको जो है ई में मिलेगा। उसके बाद यफ, यफ को गायब कर दिया गया है। यफ में संपत्ति का अधिकार था। अभी मास्टर ने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 का में अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये बातें क्लियर है ना। तो यफ जो है अब इसको समाप्त कर दिया गया है, मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी। जी में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आप वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय, कारोबार इत्यादि मतलब कि बिजनेस वगैरह आप कर सकते हैं। तो एक कहां पर आपको बातें मिलती हैं? अनुच्छेद 19(1)(g) में मिलती हैं। ये आपका अनुच्छेद 19 पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब यहां पर देखने जरा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आपको अनुच्छेद 20 और 21 प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में आपको बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। दो सिद्धि से संरक्षण की बातें कही गई हैं। क्या? दो सिद्धि से संरक्षण। दो सिद्धि मतलब कि सीधी सी बात है कि आपके ऊपर कोई भी अपराध तब लागू होगा जब यहां पर आप दोष सिद्ध होंगे। क्या होंगे? दोष सिद्ध होंगे। और यहां पर भी आपको जो है मतलब कि एक अपराधी होने के नाते या एक अपराधी बनने के नाते आपको कई प्रकार के मूल अधिकार दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रकार के मूल अधिकार आपको प्रदान है। एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब क्या होता है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। मतलब कि सीधी सी बात है कि जिस समय जो घटना घटी है, कोई अपराध अगर मान लीजिए आज हुआ है, तो आज का समय, आज का कानून उस अपराध के लिए जो दंड निर्धारित करेगा उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। उसी के अनुसार क्या दी जाएगी? सजा। जैसे कि आज अगर नाबालिग के रेप के लिए 16 साल की सजा है या आजीवन कारावास है,
तो आपको आज आपने किसी का रेप किया, बच्ची का रेप किया, सो कॉल्ड मतलब बोल रहा हूं ना कि अगर किसी बच्ची का रेप किया तो जो अपराधी है उसको, अगर जो कानून आज का जो कानून है वो कह रहा कि आजीवन कारावास होगा उस अपराध के लिए, उस रेप के लिए, तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसी को हम एक्स फैक्टो लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्योत्तर विधि से संरक्षण कहते हैं। डबल जियोपॉर्डी मतलब कि दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब कि आपको एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, दो दंड नहीं दिया जाएगा। इसको हम डबल दंड, दोहरे दंड से संरक्षण कहते हैं। अब यहां पर है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ये क्या होता है? मतलब कि हम अपने विरुद्ध खुद ही गवाही नहीं देंगे, हमारे जो साक्ष्य हैं हमसे नहीं उगलवाए जाएंगे, बल्कि आप साक्ष्य को जुटाने की कोशिश करेंगे। अपने विरुद्ध कोई गवाही ना देना, इसको क्या कहा जाता है? आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो ये दोष सिद्धि से संरक्षण, यहां पर आप लिख लीजिए दोष सिद्धि से संरक्षण। और केवल आपको यही लाइन याद रखनी है कि अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि से संरक्षण। क्लियर? आगे चलते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है बाबू? अनुच्छेद 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लिखना जरा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है ना। और इसमें निजता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है। प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है। इसमें विदेश यात्रा के अधिकार की बात की गई है। इसमें एकांतता के अधिकार की बात की गई है। इसमें कई बातें, अनुच्छेद 21 बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल का है। तो बस आपको केवल यही लिखना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर है, तो आपको बताना अनुच्छेद 21 में। आपको यह बताना है निजता का अधिकार कहां पर शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 में। सम्मानपूर्ण और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कहां पर शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। विदेश यात्रा का अधिकार कहां पर शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। ये सब बातें आप लिख लीजिएगा पॉइंट के रूप में, ठीक है ना। अब एक चीज जरा देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिना जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यहां पर कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं जीवन जी रहा हूं, आप जीवन जी रहे हैं, तो किसी व्यक्ति का जीवन तभी बाधित किया जा सकता है जब उस पर कानून बनाया जाए। जब तक कानून नहीं बनाया गया है तब तक किसी व्यक्ति के जीवन को जो है वंचित नहीं किया जा सकता। ये आपका आर्टिकल 21 कहता है, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, अनुच्छेद 21 ब्रॉड लेवल का है। बस आपको याद रखना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है, जीवन जीने के अधिकारों की बात होती है, निजता के अधिकारों की बात होती है, विदेश यात्रा की बात होती है, शांत रहने की बात होती है, और सोने की अधिकारों की बात होती है। यहां पर कई अधिकारों की बात होती है, प्रतिष्ठापूर्ण एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने की बात होती है, ठीक है ना। पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकारों की बात होती है, कई स्वच्छ हवा की बात होती है, कई सारी चीजें। यहां पर एक अनुच्छेद आपको दिखाई पड़ेगा, अनुच्छेद 21A, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया, और इसके तहत जोड़ करके अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। किसके तहत? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। और इसमें अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान किया गया? शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया बाबू? शिक्षा को मूल अधिकार। कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो आपको बताना है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। एक कहां पर जोड़ा गया? तो आपको बताना है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इस क्या बनाया गया? शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाया गया। ये आपको याद रखना है, यहां पर लिख लीजिए शिक्षा, इसको मूल अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। तो आपका अनुच्छेद 20-21 हुआ और अनुच्छेद 21 का हुआ। आते हैं अनुच्छेद 22 पे। अनुच्छेद जो 22 है एक गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। क्या? गिरफ्तारी एवं मतलब कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो भी आपका संविधान जो है ना वो आपको फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार उपलब्ध करवाता है। कौन से मूल अधिकार उपलब्ध करवाता है? वो कहता है कि भाई 24 घंटे के भीतर जो आपको पुलिस या प्रशासन गिरफ्तार की है वो जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे, पहला चीज। दूसरा, आप अपने संरक्षण के लिए आप अपना वकील कर सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, अगर जो है प्रशासन ने या पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है तो उसको वारंट दिखाना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, देन जाकर के वो गिरफ्तार कर सकती है। तो 3 चीजें आपको याद रखना है। कौन कौन सा? पहला कि आप 24 घंटे के भीतर प्रशासन को प्रस्तुत करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। दूसरा है कि आपको जो है वारंट दिखाना पड़ेगा, प्रशासन को वारंट दिखाना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। और तीसरा है आप अपने लिए एक बेहतर वकील कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं नागरिकों को। तो देखना जरा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, वकील से परामर्श का अधिकार, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का अधिकार होता है। तो ये 3 प्रकार के गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की जो बात की जाती है वो कहां पर बात की जाती है बाबू? आपने बताना है कि अनुच्छेद 22 में वो बातें की जाती हैं। क्लियर?
अब एक चीज जरा समझना आप कि यहां पर है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अलग प्रावधान। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, जिसको हम निवारक निरोध कहते हैं। मतलब कि शंका के आधार पर जब प्रशासन किसी को गिरफ्तार कर ले, जैसे कि एक व्यक्ति है, मतलब कि शंका हुई कि यहां पर योगी जी आने वाले हैं, और यहां पर मान लेते हैं कि योगी जी आने वाले हैं, और उस स्थिति में प्रशासन को ये लगे कि यार यहां पर कुछ घटना हो सकती है, तो जितने उस क्षेत्र के जो है खूंखार व्यक्ति हैं उनको प्रशासन क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, डिटेन कर लेती है उनको। तो इसी को कहते हैं निवारक निरोध। मतलब कि सीधी सी बात है कि हम शंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लें, उसको हम क्या कहते हैं, निवारक निरोध कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ अनुच्छेद 20, 21, 21 का और 22, ठीक है ना। अब यहां पर देखना जरा, आपको अनुच्छेद 23 मिलेगा। अनुच्छेद 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की जाती है। अनुच्छेद 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि यहां पर मानव की तस्करी का निषेध किया जाएगा। जैसे मानव की खरीद बिक्री नहीं, जैसे ये साला लेबर चौराहा ससुरा होता है ना, यहां पर बोली लगती है कि तुम कितने में काम करोगे, है ना, बोली लगती है भाई तुम कितने में बिकोगे, मतलब कि उनकी पूरी शरीर जो है बोली लगती है। जैसे बस वही एक वैश्या जब बिकती है तो उसके पूरे शरीर की बोली लगती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये अनुच्छेद 23 के खिलाफ है। क्लियर ना? तो मानव की तस्करी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मानव को आप बेच दीजिए, बच्चों को बेच दीजिए, लड़कियों को बेच दीजिए, महिलाओं को बेच दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव की तस्करी का निषेध किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। फिर उसके बाद बेगार का निषेध। बेगार मतलब समझते हैं ना, कि मतलब कि आप हमारे घर पड़े रहिए, थोड़ा सा बहुत काम करिए और उसके बदले हम आपको खाना दे देंगे, लेकिन आपको दिन भर मेरे घर क्या करना है, काम करना है। इसको हरवाही बोलते थे बहुत पहले, है ना, बहुत पहले इसको हरवाही बोलते थे। हर जो है बड़े घरों में एक हरवाह हुआ करता था, वो जो है खाना के बदले या अपने परिवार के जो है खाना के बदले दिन भर पूरा खेत बाड़ी का काम करता था, नात रिश्तेदारी का काम करता था। इसको हम बेगारी कहते हैं। तो बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 में। फिर उसके बाद अन्य अन्य समान प्रकार के जो है जबरन श्रम पर जो है पूर्ण रोक लगाई। मतलब कि जबरन श्रम, किसी को जबरदस्ती आप कोई काम नहीं करा सकते हैं, इस चीज की रोक लगाई गई है। कहां पर? अनुच्छेद 23 में। तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, जबरन श्रम या फिर बेगार प्रथा, इन पर जो है क्या लगाया गया है, रोक लगाई गई है। आते हैं अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे होंगे तो उनको कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। कारखानों में मनाही की गई है काम करने से। एक कहां पर बातें की गई हैं? तो अनुच्छेद 24 में बातें कही गई हैं। मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए संरक्षण की बात की गई है। इनको कारखाने, खाने या अन्य जोखिम जो है रोजगार में लगाने पर क्या पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे होंगे तो उनको कारखानों में काम करने पर प्रतिबंधित किया गया है। ये अनुच्छेद 24 में ये बातें कही गई हैं। क्लियर? चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। अनुच्छेद 25 क्या है, इसको जरा समझिए। अनुच्छेद 25 में है कि हर जो है व्यक्ति को अपने धर्म के अंतःकरण मतलब कि कंसाइंस, दिल से मानने वाली बात। दिल से मतलब जैसे नहीं कि हमारी अंतरात्मा कहती है कि यार हम जीसस को माने, हम मोहम्मद को माने, हम कृष्ण को माने या फिर हम बुद्ध या महावीर को माने, तो ये अंतःकरण की बात होती है। तो हर नागरिक, हर व्यक्ति का ये जो है अधिकार होता है कि वह अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता रखे। क्या? अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसको अपने धर्म को मानने, उसको धर्म को पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने, इसकी क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। एक कहां पर बातें कही गई हैं? तो अनुच्छेद 26 में कही गई हैं। क्लियर? तो अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अंतःकरण करने, उसको मानने और उसके प्रचार प्रसार करने और उसका पालन करने का क्या होगा, अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 25 में ये बातें कही गई हैं। क्लियर? यहां पर व्यक्ति स्तर पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। लेकिन अनुच्छेद जो 26 है, यहां पर धार्मिक समुदायों या धार्मिक संस्थानों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हिंदू धर्म के जो संस्थान है, जैसे कि मंदिर ट्रस्ट है ना, हमें जो है राम मंदिर ट्रस्ट है, तो राम मंदिर ट्रस्ट क्या करता है, अयोध्या के जितने भी मंदिर हैं सबको रेगुलेट करने का काम करता है। तो रेगुलेट करने का जो अधिकार होगा मंदिरों को, वो राम मंदिर ट्रस्ट करेगा। और राम मंदिर ट्रस्ट को रेगुलेट करने का जो अधिकार दिया जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया जाता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर धार्मिक समुदायों को ये संस्थाएं स्थापित करने, चलाने, प्रबंधन करने और संपत्ति को अर्जित करने और प्रशासन का अधिकार क्या होगा? प्रशासन का क्या होगा? अधिकार होगा। मतलब कि भैया अगर ईसाई धर्म का कोई चर्च है तो उस चर्च के भीतर जो भी जो है संपत्ति होगी, जो भी रेगुलेशन का काम होगा, धर्म के प्रचार प्रसार का काम होगा, नया चर्च स्थापित करना होगा, वो चर्च देखेगा। ऐसे मस्जिद वाला देखेगा, ऐसे मंदिर वाली संस्था देखेगी। तो यहां पर संस्थाओं को स्थापित करने,
संस्थाओं के प्रबंधन के लिए या फिर जो है चल अचल संपत्ति के प्रबंधन के लिए सारी जिम्मेदारी उन धार्मिक संस्थाओं की होती है, समुदायों की होती है। क्लियर? लेकिन यहां पर आपको व्यक्तिगत तौर पे आपके धार्मिक अधिकार यहां पर सामूहिक स्तर पर दिए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर? अब यहां पर आइए जरा, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि राज्य क्या करती है कि टैक्स की वसूली आपसे कर लेती है, हमसे कर लेती है, अबानी अंडानी से कर लेती है ना, आम जनता से कर। तो जो करा का संग्रहण करती है राज्य ने कर बटोर लिया, मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपया। अब 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च इस स्तर पे नहीं करेगी कि किसी धर्म को बढ़ा दिया जाए। मतलब कि राज्य के द्वारा जो कर वसूली की गई है उस कर का उपयोग किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए नहीं किया जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? मतलब कि सीधा सा है, अनुच्छेद कहता है कि जो आपने टैक्स वसूला है ना, उस टैक्स का उपयोग आप किसी धर्म की वृद्धि के लिए या धर्म के प्रसार के लिए नहीं करेंगे। आपने सुना होगा कि राम मंदिर जब बना तो उसमें क्या सरकार ने बनवाया या जनता ने बनवाया? तो सरकार ने नहीं बनवाया, उसको जनता ने बनवाया। क्लियर ना? तो आप जो है जो टैक्स वसूला जा रहा है उसमें सारी जनता का, सारी वर्ग का, सारे समुदायों का टैक्स है। तो किसी एक धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप खर्च नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 27। ना तो किसी धर्म पर टैक्स लगाएंगे, ना तो किसी धर्म पर टैक्स लगाएंगे कि इस धर्म को जो है हमको विकास करना है इस धर्म का। तो यही करा, किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण के लिए विशेष टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कह रहा है कि सीधी सी बात है कि हिंदू धर्म का अगर विकास करना है तो हिंदुओं पर टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं कि आप पर एक टैक्स लगाया जा रहा है 100 रुपए का तब हम मंदिर बनवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना तो जो आम जनता से आप टैक्स ले रहे हैं वो जो है मंदिर के लिए खर्च करें, मस्जिद के लिए खर्च करें या चर्च के लिए खर्च करें, ऐसा नहीं होगा। ये आपको अनुच्छेद 27 में ये बातें कही गई हैं। ठीक है ना? अनुच्छेद 28 जरा देखना। अनुच्छेद 28 में है जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, उन सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसमें गीता का पाठ नहीं करवाया जाएगा, उसमें रामायण का पाठ नहीं, उसमें कुरान का पाठ नहीं करवाया जाएगा, है ना, उसमें बाइबल नहीं पढ़वाई जाएगी। तो ये जो धार्मिक शैक्षणिक संस्थान है, सार्वजनिक मतलब कि सरकारी शिक्षण संस्थान, इन सरकारी शिक्षण संस्थानों में कभी भी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 से बातें कहता है। क्लियर? किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? चलें आगे। ये अनुच्छेद 28 तक हुआ। यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है ये स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए बाबू? अल्पसंख्यकों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अल्पसंख्यकों के अधिकार कहां दिखाई पड़ते हैं तो आप अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 बताइएगा। अनुच्छेद 29 में क्या है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29(1) में किसी भी नागरिक के समूह को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। तो स्पेशली ये अल्पसंख्यकों के लिए है, जो भाषा और जो है धर्म के आधार पर इनको अल्पसंख्यक बोला जाता है, उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 30 है कि जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है, अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक शिक्षण संस्थान, अपने मनपसंद के रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का जो अधिकार होगा वो अनुच्छेद 30 में होगा। देखिए जरा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार होगा। मतलब कि अपनी रुचि के, अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थान जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो स्थापित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय मतलब कि हिंदुओं को छोड़ करके सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, मुस्लिम हो गए, ये सब जो है अल्पसंख्यक समुदाय। ठीक है? ये अपने मतलब जैसे मदरसा की स्थापना नहीं की जाती है, वैदिक एंग्लो इंडियन कॉलेज की नहीं स्थापना की जाती है ना, तमाम प्रकार के जो है चर्च के स्कूलों की स्थापना की जाती है। तो ये अपने मनपसंद के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करते हैं अनुच्छेद 30 में। फिर यहाँ कुछ बातें हैं अनुच्छेद 29 में संस्कृति की रक्षा, 30 में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, ये याद रखने के लिए है। बाकी हमने सारा कुछ बातें आपको बता ही दी। आइए जरा अनुच्छेद जो है 32 को लेकर के संविधान की आत्मा इसको कहा जा रहा है। और कौन बोल रहा है संविधान की आत्मा? B.R. अंबेडकर साहब बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं बाबू? B.R. अंबेडकर साहब संविधान की आत्मा बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अनुच्छेद 32 को बोल रहे हैं। अभी समझना जरा, जितने हमने अभी तक 5 प्रकार के मूल अधिकार पढ़े, कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये 5 प्रकार के अधिकार अगर पढ़े, इन 5 प्रकार के अधिकारों में किसी प्रकार के अधिकारों का अगर वायलेशन होता है तो हम इसी अनुच्छेद 32 के ही सहारे जाते हैं संरक्षण के लिए, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि महोदय हमारे अधिकारों का संरक्षण करिए। तो इसीलिए इसको हम संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। B.R. अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है ना?
यह संविधान की आत्मा और हृदय है। कौन बोल रहा है? बी आर अम्बेडकर साहब बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब यहां पर जरा आना, अनुच्छेद 32(1) मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का क्या देता है? अधिकार देता है। संवैधानिक उपचार उपलब्ध करवाता है, मतलब कि संविधान में उपचार किया गया है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का। ठीक है। फिर अनुच्छेद 32(2) सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की जो है रिट जारी करता है, मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का सुरक्षा की जाएगी तो इन रिटों के माध्यम से की जाएगी। किसके माध्यम से? इन रिटों के माध्यम से। और ये रिटें कौन सी हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसकी हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों याद रखना है। क्या बाबू? हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों याद रखना है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जैसे मान लीजिए आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो न्यायालय क्या करता है कि आपको बुलाता है, आप आइए कटघरे में खड़ा होइए और आपकी जांच करता है कि क्या पुलिस ने आपको जबरदस्ती या फिर अवैध रूप से नहीं गिरफ्तार कर लिया, गलत तरीके से। अगर गलत तरीके से पाती है तो आपको रिहा कर देती है। तो ये कहता है कि आप जो है सशरीर क्या होइए? उपस्थित होइए। मतलब कि हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? सशरीर आप न्यायालय के सामने उपस्थित होइए और न्यायालय जांच करेगी कि क्या जो गिरफ्तारी आपकी हुई है वो सही में सच है कि गलत है। अगर गलत है तो रिहा कर देती है, अगर सही है तो सजा दे देती है। ठीक है ना। तो यहां पर अवैध हिरासत से मुक्ति, मतलब कि अवैध अगर हिरासत ले लिया गया है प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से, गलत तरीके से, तो आपको मुक्ति दे दी जाती है, मतलब कि माफ करके छोड़ दिया जाता है। ठीक। फिर उसके बाद एक है परमादेश। परमादेश, इसको हम मैंडेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडेमस कहते हैं या परमादेश। जब जो सरकारी अधिकारी जो हैं, जो सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं करते हैं तो दूसरों के फंडामेंटल राइट प्रभावित होते हैं। मतलब अगर आपका जो एसडीएम है, नायब तहसीलदार है, डीएम साहब है, एसपी साहब है, अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो आप इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि महोदय कि जो एसडीएम है, मेरे क्षेत्र का एसडीएम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, मेरे मूल अधिकार, इसके काम ना करने के कारण मेरे मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। तो जाकर के आप रिट दायर करोगे ना, याचिका दायर करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अनुच्छेद 32 के तहत एक मैंडेमस भेजेगी। किसके पास भेजेगी? इस सार्वजनिक कर्तव्य जो पूरा करेगा एसडीएम के पास भेजेगी और एसडीएम से बोलेगी कि तुम किस लिए अपने पद पे बैठे हो? जनता की सेवा के लिए। और वी कमांड, हम आपको क्या देते हैं? आदेश देते हैं। हम क्या देते हैं? आपको आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करिए ताकि नागरिकों के मूल अधिकार की प्राप्ति हो सके। ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर उसके बाद एक होता है प्रतिषेध, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रतिषेध। जब जो निचली अदालतें मतलब कि जो जिला अदालतें होती हैं, जो सत्र न्यायालय होते हैं, जो सेशन कोर्ट होते हैं, अगर सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय क्या करें? अपने दायरे से बाहर जाकर के कोई निर्णय दे दें, मतलब कि इनको इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस मामले की सुनवाई, जो कि मामला सुनना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, लेकिन ये सुनने लगे। इनको अधिकार ही नहीं है, लेकिन ये निचली अदालतें जब सुनने लगती हैं तो प्रोहिबिशन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी जाती है, हाई कोर्ट के द्वारा उस पर क्या की जाती है? रोक लगाई जाती है। रिट जारी करके क्या? प्रोहिबिशन मतलब कि प्रतिषेध वाली रिट जारी की जाती है कि एक काम करिए, आप मैटर को रोक दीजिएगा, निर्णय मत दीजिएगा। ठीक है ना। तो उस मामले को जब जो है उच्चतम न्यायालय, जब जो है जो अधीनस्थ न्यायालय होती है, मामले की सुनवाई करने वाली होती है, सुनवाई करने से पहले ही, निर्णय के पहले ही उस मामले पर रोक लगा दी जाती है न्यायालय के द्वारा, तो उसको हम प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। और ये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, मतलब कि कार्रवाई से पहले ही बातें हो जाती है। ठीक है ना। मतलब वो डिसीजन नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुक रुक रुक, इस पर आपका अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार, अपने पास मंगा करके निर्णय दे देती है। ठीक है ना। फिर यहां पर देखिए जरा, सर्टियरी मतलब होता है उत्प्रेषण। अब यहां पर इसने क्या किया कि जो निम्न अदालतें हैं, निम्न अदालतें, इनको हम जिला न्यायालय बोल सकते हैं समझने के लिए, जिला अदालत। अब मान लेते हैं जिला जो अदालतें हैं, इसने क्या किया कि एक तो जा रही थी सुनाने, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक दिया, इसको क्या कहेंगे? प्रोहिबिशन कहेंगे। लेकिन मान लेते हैं इसने सुना दिया, इसने क्या किया? ससुरा सुना दिया, और जब इसने सुना दिया तो क्या हो गया? वो गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि एक काम करो, मेरे पास मंगाओ, और सुप्रीम कोर्ट करेगी कि इसमें एक काम करिए, सुधारिए। क्या करिए? सुधारिए। ये जो है जिला न्यायालय के द्वारा, इसका अधिकार ही नहीं था इस पर जो है निर्णय देने का, इसने निर्णय दे दिया, एक काम करिए, अपने पास मंगा करके इसको सुधारिए। तो रिकॉर्ड मतलब कि रिकॉर्ड मंगा करके इस पर जांच की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। और आदेश निरस्त कर देती है जिला न्यायालय का, निम्न अदालतों का। और फिर क्या करती है? इसमें गलती सुधार करके जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है? निर्णय देती है। क्लियर। फिर उसके बाद कोए वारंटो, जिसको हम अधिकार परीक्षा कहते हैं, ये कहा जाता है कि आपको क्या अधिकार है, आपको क्या अधिकार है,
मतलब कि अगर आप एसडीएम के पद पर जा रहे हो तो आपका क्या अधिकार है, ठीक है ना? क्या आपको एक करने का अधिकार है? हर व्यक्ति को, हर जो है सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्ति को, कि आप अगर इस पद पर बैठे हो तो किस अधिकार के तहत बैठे हो। आपको अगर कोई काम कर रहे हो तो क्या अपने पद के अधिकार के अंतर्गत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से आप काम कर रहे हो। भाई हम एसडीएम तब कर रहे हैं, बिल्कुल। और एसडीएम वाला काम अगर एक दरोगा करने लगे तो नहीं, ठीक है ना? पुलिस करने लगे तो नहीं, ठीक है ना? तो किस अधिकार के तहत आप काम कर रहे हो, इसी को अधिकार परीक्षा कहा गया। क्या अधिकार परीक्षा? अधिकार मतलब सार्वजनिक पद पर कानूनी अधिकार की चुनौती, ठीक है ना? तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी डिटेलिंग हमने यहां पर दे दी है। हैबियस कॉर्पस जो था ये सशरीर उपस्थित करने को लेकर बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाता है तब जो है न्यायालय क्या करती है, उसको जो है जांच करती है और बरी कर देती है अगर गलत पाती है तो। मैंडेमस क्या किया गया, हम आदेश देते हैं, वी कमांड हम आदेश देते हैं, अगर सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी है, कर्मचारी हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो न्यायालय मैंडेमस जारी करके उनको जो है कहती है कि सामान्यतः सार्वजनिक कर्तव्य के लिए जो पद पर बैठे रहते हैं, कार्रवाई किसी सार्वजनिक अधिकारी या निकाय को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए सीधा आदेश दिया जाता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद यहां पर देखना जरा, प्रतिषेध मतलब कि रोक देना, वही उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जो है क्या कर दिया, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद यहां पर हमने उत्प्रेषण बताया पूरा सा, कोई वारंटो बताया, तो ये सब पूरा हमने पूरा डिटेल से बताया और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से डिटेल से समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो ये आपका पूरा फंडामेंटल राइट कंप्लीट हुआ। कल हम लोग मिलते हैं यार, पूरा फंडामेंटल राइट से साला जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना सबको पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे और एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे कि साहब जितना भी आप पढ़े हो ना, यहां से एक भी क्वेश्चन आपका हिलेगा नहीं, बेकार नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चंस, मतलब कि अगर 5 क्वेश्चन पूछा जाए 5 होगा आपका एग्जाम में, 100 पूछा जा रहा 100 होगा, 99 नहीं 100 होगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं कल क्वेश्चंस के साथ, आते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।